हेलो, नमस्कार। आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊँगी आदिकाल के बारे में। इससे शुरू करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे न्यू एलटी टेट एलटी कमीशन के लाइव ऑनलाइन कोचिंग बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें 8894592402 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आदिकाल के बारे में। आदिकाल जो है हिंदी साहित्य में आता है और हिंदी साहित्य के शुरुआत से लेकर अब तक के विकास की विभिन्न ऐसी प्रवृत्तियां रही हैं, जैसे रचनाएं रही हैं, बहुत सारी सी कृतियां रही हैं, विशेषताएं रही हैं, जिससे आदिकाल भी एक माना जाता है। अब इसी उद्देश्य से जैसे हिंदी साहित्य के इतिहास में बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं, जैसे इन इसी में जैसे आदिकाल सबसे पहले हम पढ़ेंगे। आदिकाल के अलावा भक्ति काल के अलावा रीतिकाल, आधुनिक काल, सारी चीजें जो है वो आ जाती हैं। ठीक है। तो साहित्य जो है एक जैसा नहीं रहता है, मतलब इसकी प्रवृत्ति जो है वो हमेशा एक जैसी नहीं होती है, मतलब वो परिस्थितियों के अनुसार क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है, बदलती रहती है। ठीक है। और यही जो है साहित्य का विभाजन करके, कालों को विभाजन करके बताते हैं। तो काल कौन कौन से हैं, थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं ये शुरू करने से पहले। तो इसमें जो हिंदी साहित्य है, जैसे समय, परिस्थितियों, प्रवृत्तियों के आधार पर जो विभाजन किया गया है काल का, वो काल विभाजन कहलाता है। जैसे कि पहला आएगा वीर गाथा काल। कौन सा काल? वीर गाथा काल। संवत बोला जाता है। तो इसमें 993 ईस्वी से लेके 1318 ईस्वी तक इसका समय है। दूसरा काल इसमें आता है जिसका नाम है पूर्व मध्य काल। पूर्व मध्य काल जिसे भक्ति काल कहा गया है। समय 1318 से 1643 ईस्वी तक। एंड थर्ड आता है यहाँ पे उत्तर मध्य काल। उत्तर मध्य काल रीतिकाल इसे कहा गया है। इसे भक्ति काल कहा गया है, इसे रीतिकाल कहा गया है। तो लगभग समय 1643 से 1843। एंड फोर्थ आता है इसमें आधुनिक काल। तो आधुनिक काल को गद्य काल कहा गया है, लगभग 1843 से टिल नाउ, अब तक के। ठीक है। तो इस तरह से आधुनिक काल को क्या कहा गया है? गद्य काल कहा गया है। मतलब क्यों कहा गया है? इसलिए कि विद्या की दृष्टि से उसमें गद्य की प्रमुखता पाई जाती है, इसलिए इसको गद्य काल कहा गया है। तो ये फोर यहाँ पे मैंने पीरियड आपको बताए हैं: वीर गाथा काल, पूर्व मध्य, उत्तर मध्य और आधुनिक काल। ठीक है। तो इनके नाम भी आगे मैंने आपको क्लियर कर दिए। अब हम बात करेंगे आदिकाल के नामकरण की। ये नामकरण किसने किया, यानी जो इसकी परिभाषा है, इसकी डेफिनेशन आती है। तो आदिकाल की जैसे हिंदी साहित्य का प्रारंभिक वो शुरुआती काल है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी बहुत सारे बनते हैं कि आदिकाल को हिंदी साहित्य का कौन सा काल माना गया है। तो इसे प्रारंभिक काल माना गया है, प्रारंभिक आधार माना गया है। तो इसे वीर गाथा काल भी कहा गया। और वीर गाथा काल इसे किसने कहा? वीर गाथा काल का नामकरण किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे क्या दिया है? वीर गाथा काल का नाम दिया है, नामकरण किया है। और इन्होंने 12 रचनाओं को आधार मानकर इसे वीर गाथा काल कहा है। तो जैसे कि इसमें क्या है, जैसे वीर गाथा काल इसलिए इसको कहा गया है क्योंकि इस समय में वीर की गाथा, वीरों की गाथाएं, युद्ध, शौर्य और बलिदान की कहानियों जो थी उनके बारे में बताया गया, और वो प्रमुख थी उस समय। और इसने 12 रचनाएं या 12 रचनाओं के आधार पर जो है वीर गाथा काल नामकरण किया है। चलिए, तो यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले वीर गाथा काल में नंबर 1 पे आएगा विजयपाल रासो। विजयपाल रासो। नेक्स्ट आ जाएगा हमीर रासो। ये मैं नाम बता रही हूँ जिसके आधार पर वीर गाथा काल कहा गया है, हमीर रासो। और इनके नाम भी आएंगे आगे, जैसे कि इन्होंने क्या क्या चीजें जो है बताई हैं। कीर्तिलता, कीर्ति पताका, कीर्ति पताका के अलावा खुमान रासो, खुमान रासो के अलावा बिसल देव, बिसल देव,
बिसलदेव रासो, बिसलदेव रासो के अलावा पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो के अलावा जयचंद, ये नंबर 8 पे है, जयचंद प्रकाश। नेक्स्ट आता है जय मयंक जस चंद्रिका, जय मयंक जस चंद्रिका, नंबर 9 पे। नंबर 10 पे परमाल रासो, परमाल रासो। एंड नंबर 11 पे खुसरो की पहेलियां, खुसरो की पहेलियां और विद्यापति की पदावली, विद्यापति की पदावली। तो ये 12 रचनाएं थी जिसके आधार पर नामकरण किया गया है आदिकाल का रामचंद्र शुक्ल के द्वारा वीर गाथा काल, याद रखेंगे। इसके अलावा इस संबंध में इन्होंने अपनी जैसे हिंदी साहित्य के इतिहास में क्या लिखा, इसके लिए इन्होंने लिखा कि इन्हीं 12 पुस्तकों की दृष्टि से आदिकाल का लक्षण निरूपण और नामकरण हो सकता है, ठीक है। और 3 विद्यापति जैसे पदावली, खुसरो की पहेलियां, बिसल देव रासों को छोड़कर बाकी के ग्रंथ वीर गाथात्मक हैं। किस किस को छोड़कर, ये मैं हाईलाइट कर देती हूँ पॉइंट, ताकि आगे आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो इसमें कौन कौन 3 विद्यापति पदावली, एक तो आ गई पदावली विद्यापति की, ठीक है, एक आ गई खुसरो की पहेलियां और एक आ गई बिसल देव रासो। तो ये 3 जो मैंने हाईलाइट किए हैं नाम, रासों को छोड़कर शेष जो ग्रंथ हैं, अन्य सभी जो ग्रंथ आपको दिख रहे हैं जो मैंने लिख के किए हैं, ठीक है, ये सारे वीर गाथात्मक हैं। आदिकाल का नाम वीर गाथा काल ही रखा जा सकता है, ये किसने कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है। और इसी तरह से यहां तक आपको समझ आ गया होगा। और आदिकाल की समय सीमा की अगर बात की जाए तो आदिकाल की समय सीमा यहाँ पे मैं आपको बता दूं, लगभग 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक है। कुछ विद्वान जो हैं, कुछ ऐसे स्कॉलर्स हैं जो इसे 1050 से लेके 13050 तक भी मानते हैं, मतलब आदिकाल की समय सीमा बताई गई है ये। लेकिन कुछ स्कॉलर ऐसे हैं जो 1050 से 1350 तक इसकी समय सीमा को मानते हैं कि आदिकाल इस समय का है, ठीक है। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। आदिकाल की प्रमुख विशेषताएं, इसमें और भी बहुत सारी चीजें आ गई हैं विशेषताओं से पहले, जैसे कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के आदिकाल की कार्य जो काल विधि थी, मतलब जो अभी मैंने समय सीमा बताई, तो इसने क्या बताई थी, राम कुमार वर्मा ने बताई थी 750 से 1375। किसने बताई थी, राम कुमार वर्मा ने आदिकाल की समय सीमा बताई थी 750 से 1375 तक, ठीक है। और इसे 2 भागों में बांटा था, 2 भाग इसके कर दिए थे, एक इसको बोला था संधि काल, याद रखेंगे। एक काल को क्या कहा इसने, संधि काल कहा, और दूसरे काल को कहा था चारण काल। एक काल को संधि काल, दूसरे को चारण काल कह दिया। और संधि काल का जो समय था वो था 750 से लेके 1000 तक, जबकि चारण काल था 1000 से लेके 1375 तक। तो इस तरह से इसने 2 कालों में इसको बांटा था राम कुमार वर्मा ने, याद रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा राहुल सांकृत्यानंद ने अपभ्रंश तथा हिंदी के साहित्य के युग को सिद्ध सामंत युग कहा है, ठीक है। यह काल सिद्धों के साहित्य की प्रधानता को बताता है। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य इस प्रारंभिक काल को आदिकाल कहना उपयुक्त समझा, ने आदिकाल ही कहा है, ठीक है। और यह ना उनका नामकरण जो था सर्वथा दोष रहित नहीं है। तो ये चीजें जो थी इन्होंने बताई थी। अब हम इनकी जैसे परिस्थितियां भी रही थी आदिकाल की, जैसे राजनीतिक परिस्थिति इसकी रही थी, धार्मिक परिस्थिति, सामाजिक साहित्यिक परिस्थिति वगैरह, तो ये पूरा डिटेल में ही पढ़ना है, लेकिन इस क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम क्लियर करेंगे। फिर आदिकाल के प्रमुख कवि और काव्य भी रहेंगे, तो भी हम पढ़ेंगे। अभी हम स्टार्ट करते हैं आदिकाल की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। तो इसकी प्रवृत्तियां भी, आप विशेषताओं को प्रवृत्तियां भी बोल सकते हैं और विशेषताएं भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले है वीर रस की प्रधानता।
वीर रस की प्रधानता जो है इस काल की अधिकांश रचनाओं में वीर रस की अभिव्यक्ति की गई है, वीर रस के बारे में बोला गया है। और वीरों के साहस, शौर्य, उत्साह, धैर्य आदि का वर्णन जो है ओजस्वी भाषा में हुए हैं, याद रखेंगे। ओजस्वी भाषा में इन सब के बारे में बताया गया है। और जो सहज ही वीर रस की अनुभूति कराते हैं, तो इस तरह से पंक्तियां लिखी हैं पृथ्वीराज रासो ने। छुटी अंखी पट्टी मानो उगी सुर, गिरे काइन सूर बंधे सुनूर, लिय हत करवार भंजे कपार, लिए जोगनी पब किए डंकार। तो इस तरह से इन्होंने कहा, पृथ्वीराज के मंत्री कन्ह चौहान की आंखों पर पट्टी बंधी जब युद्ध क्षेत्र में खुली, तब ऐसा लगा मानो सूर्य उदय हो। तो ये मतलब था इसका। ठीक है, तो ये कहा है पृथ्वीराज रासो ने, ये पंक्तियां जो है बताई है। तो ये है वीर रस की प्रधानता, इसकी पहली विशेषता। दूसरी है लोक भाषा के रूप में खड़ी बोली और ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, ये भी इसकी मुख्य एक विशेषता कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो बात की गई है किसकी, कि लोक भाषा में खड़ी बोली, तो यहाँ पे जो खड़ी बोली है इसकी बात की गई है कि इसकी जो रचनाएं हैं मुख्य रूप से इस रूप से की गई हैं। ठीक है, तो बहुत सारी इसकी जो है विशेषताएं। खड़ी बोली, ब्रज भाषा, तो थोड़ा सा मैं इसको डिफाइन कर दूं कि इन भाषाओं का रूप जो था अमीर खुसरो की रचनाओं से प्राप्त होता है। अमीर खुसरो की रचनाओं से प्राप्त होता है ब्रज भाषा, खड़ी बोली का। और उनकी पहेलियां तथा मुकरियों में तत्कालीन भाषा का रूप भी दिखाई देता है। तो खड़ी बोली दिल्ली तथा मेरठ की भाषा थी। खड़ी बोली जो थी कहाँ की भाषा थी, याद रखेंगे, दिल्ली और मेरठ की थी। और इसमें खड़ी बोली के पूर्व रूप से दर्शन होते थे, जैसे इसमें अरबी फारसी के शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। तो ये था सारा चीजें। और खुसरो के ब्रज भाषा के छंद भी बड़े स्वाभाविक और मनोरंजक माने गए हैं। तो इसलिए इसकी नेक्स्ट विशेषता आती है लोक भाषा के रूप में खड़ी बोली और ब्रज भाषा का प्रयोग। राइट, यहां तक अच्छे से आपको पता लग गया होगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट इसकी विशेषता, कविता में वीरता, देशभक्ति, युद्ध, धर्म और नारी सम्मान चित्रण। अभी इसकी और भी बहुत सारी विशेषताएं, तो मैं आपको सारी ही बताऊंगी। तो ये भी इसकी एक मुख्य विशेषता है, कविता में वीरता बताई गई है, देशभक्ति के बारे में, युद्धों के बारे में, धर्म और नारी का सम्मान, उसका चित्रण किया गया है। तो ये भी एक मुख्य इसकी विशेषता को बताता है। इसके अलावा शौर्य और साहस के चित्रण में अतिशयोक्ति का प्रयोग और चारण परंपरा का प्रभाव, चारण जाति के कवि वीरों की प्रशंसा करते हैं, जो मैंने यहाँ पे बताया है, चारण काल। तो इसकी और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं जो मैं लिख के आपको बताऊंगी, तो यहाँ पे कवर कर लेते हैं थोड़ा सा। चलिए, तो यहाँ पे जैसे काव्य धर्म या नीति पर आधारित है, तो इसकी मुख्य विशेषताएं काव्य रूप, रूढ़ी, विचार शैली है। मतलब आदिकाल के उस, ये वाला पॉइंट में डिफाइन कर रही हूँ कि आदिकाल के उस काव्य ने जो जैन संतों और बौद्ध तथा नाथ पंथी सिद्धों द्वारा रचित की गई है, तो उनका भी साथ में विशेषताओं के रूप में इसको प्रभावित किया है। इसके अलावा इसकी वीरों की गाथाएं की गई है। क्या की गई हैं, वीरों की गाथाएं। इस काल में वीर गाथात्मक रचनाएं प्रचुर मात्रा में की गई हैं। और इस काल के अनेक रचयिता राजाओं के आश्रय में रहते थे, जो रचनाकार थे वो राजाओं के पास रहते थे। ठीक है, और अपने अपने आश्रयदाता राजाओं के शौर्य की प्रशंसा करते थे। जहां पर वो रचनाकार रहते थे वहां पर मतलब उस राजा अपने राजा की क्या करते थे, प्रशंसा करके बढ़ा चढ़ाकर उनके बारे में विशेषताएं लिखते थे, बताते थे। इसके अलावा वीर रस की प्रधानता ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। युद्धों का सजीव वर्णन किया गया है, युद्धों का सजीव वर्णन, ये भी इसकी मुख्य विशेषता है। युद्धों का सजीव वर्णन किया गया है। तो आदिकाल की एक मुख्य प्रवृत्ति दृष्टिगत होती है, इस काल में युद्धों का वर्णन बहुत ज्यादा किया गया है। यानी इसमें वर्णन इतने सजीव है कि आंखों के सामने युद्धों का चित्रण उपस्थित हो जाता है। मतलब जब उसके बारे में लिखा गया है और जब उसके बारे में पढ़ा जाए या सुना जाए या देखा जाए, तो ऐसा लगता है कि युद्ध अभी सामने ही हो रहे हैं। क्लियर। इसके अलावा ये भी हो गया युद्ध का सजीव वर्णन किया गया है। इसके अलावा हम बात करेंगे श्रृंगार रस का वर्णन। ये सारी विशेषताएं है। श्रृंगार रस का वर्णन, आदिकाल की प्रवृत्ति में वीर रस के साथ श्रृंगार रस का संयोग किया गया है। क्यों किया गया, क्योंकि रचनाओं में वीर रस के वर्णन तो है, साथ में श्रृंगार रस की बात जो है स्थल स्थल पर मिलती है। ठीक है, जैसे युद्धों का सुंदर वर्णन, कन्या, जैसे कोई सुंदर कन्या,
ठीक है। और राजा किसी दूत के मुख्य स्त्री के सौंदर्य की प्रशंसा की गई है, तो स्त्री के बारे में ज्यादा, और जैसे विलास के चित्र, ठीक है, जीती हुई महिलाओं के साथ राजाओं के भोग विलास हो गए, तो ये सारे प्रसंग श्रृंगार के रस बताए गए हैं साथ में, राइट। चलिए, इसमें प्रकृति चित्रण भी किया गया है। प्रकृति चित्रण को भी बताया गया, सारी विशेषताएं हैं। प्रकृति चित्रण की हम बात करें तो इसमें युद्ध क्षेत्र में जाते हुए सैनिकों का वर्णन, ठीक है, रास्तों में पड़े जैसे पड़ने वाले नगर हो गए, नदियां हो गई, क्षेत्र हो गए, पर्वत हो गए, तो इन सारी चीजों के बारे में वर्णन किया गया है। इसके अलावा आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा और राष्ट्रीयता की अभाव के बारे में बताया गया है, जन जीवन के संपर्क का प्रभाव, ठीक है। इसके अलावा ऐतिहासिक असंगतियां, अतिशयोक्ति वर्णन वही हो गया कि राजाओं के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बातें जो है वो बताई गई हैं। रासो ग्रंथों की प्रचुरता है इसमें। रासो ग्रंथों की प्रचुरता, तो रासो ग्रंथों की प्रचुरता कैसे है कि युद्ध में जैसे रची गई जैसे रचनाएं हैं तो अधिकांश रासो शब्द से जुड़े हैं, ठीक है, जैसे पृथ्वीराज रासो, बिसल देव रासो, खुमान रासो और परमाल रासो आदि सारे रासो शब्द से जुड़े हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा भाषा, ये भी इसकी मुख्य विशेषता है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, जरूरी नहीं कि ऑप्शन में आपको 4 ऑप्शन दिए हैं तो वो एक भाषा ही दिया गया होगा। रासो ग्रंथ की प्रचुरता भी हो सकता है, काव्य धर्म नीति पर आधारित भी हो सकता है, तो कोई भी एक फैक्ट लिया जा सकता है क्वेश्चन के ऑप्शन में, ठीक है, तो सारे पता होने चाहिए। और भाषा जो है इसमें अपभ्रंश, डिंगल, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, मैथिली इत्यादि हिंदी रचनाओं में ही इनका शामिल, इनको नहीं किया गया है, तो ये सारी जो है इसकी भाषाएं हैं। अपभ्रंश भाषा होगी, डिंगल, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, मैथिली काव्य, विद्या, छंद वगैरह जो है सारी इसकी विशेषताएं। और मुख्य एक और चीज आती है जिसका नाम है अलंकार, ये भी इसकी एक मुख्य ही विशेषता है, ठीक है। तो यहां तक सारी विशेषताएं आपको कवर हो गई होंगी। आगे प्रमुख रचनाओं की बात कर लेते हैं। तो प्रमुख रचनाएं जो है मुख्य मुख्य, जैसे पृथ्वीराज रासो ने, पृथ्वीराज रासो, ठीक है, लेखक चंद्रवर दाई है, विशेषता पृथ्वीराज चौहान की विशेषता बताई गई है, ठीक है, तो यहां तक आपको पता लग गया होगा। तो यहाँ पे मतलब जो जैसे रचनाएं हैं, कवि भी हैं, काव्य ग्रंथ भी हैं, तो इसमें जैन कवियों की रचनाएं हैं, बौद्ध और नाथ सिद्धों की रचनाएं, चारण कवियों के प्रबंध, मुक्त काव्य की रचनाएं, जन कवियों की रचनाएं, फुटकर कवियों की रचनाएं इत्यादि, विद्यापति, खुसरो की रचनाएं बताई गई हैं। तो इसमें पृथ्वीराज रासो रचना है, चंद्रवरदाई इसके लेखक हैं, विशेषता पृथ्वीराज चौहान के बारे में लिखा गया है। हमीर रासो ये एक जैन कवि है, मतलब जैन कवि हमीर रासो एक रचना है, ठीक है, राणा हमीर की वीरता के बारे में बताया गया है। इसके अलावा बिसल देव रासो एक रचना है, नरपति नाला द्वारा लिखी गई है, और बिसल देव के युद्ध के बारे में इसमें बताया गया है। परमार रासो ये भी एक रचना है, जगनीक के द्वारा की गई है, और परमार वंश की वीरता, मतलब वीरता ही ज्यादातर बताई गई है, ठीक है। तो ये है नरपति नाला, इनकी प्रसिद्ध ग्रंथ बिसल देव रासो है। बिसल देव रासो जो हो गया, इसकी रचना लगभग 1155 में की गई है, 1155 में इसकी रचना की गई है, ठीक है। नरपति नाला बिसल देव के आश्रित समकालीन क्या थे, एक कवि थे, ठीक है। और इसके अलावा जैसे चंद्रवरदाई, चंद्रवरदाई सबसे पहले मैंने आपको बताए हैं, तो चंद्रवरदाई जो है दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट महाराजा पृथ्वीराज चौहान के सखा सामंत राज कवि माने जाते हैं। पृथ्वीराज रासो इन्होंने लिखी है, ठीक है। तो ये सारे जो है रचनाएं इन्होंने की है, प्रमुख रचनाएं मैंने आपको यहाँ पे बताई है। आगे डिस्कस करते हैं भाषा और शैली। भाषा और शैली के बारे में वैसे हम पढ़ चुके, अपभ्रंश और प्रारंभिक हिंदी का प्रयोग किया गया है, कविता में दोहा चौपाई छंद लिए गए हैं, भाषा में संस्कृत और प्राकृत शब्दों की भरमार है, और शब्दों की पुनरावृत्ति और तुकबंदी का सुंदर प्रयोग किया गया है। इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट आगे आदिकाल के प्रमुख कवि चंद्रवरदाई, नरपति नाला, जगनीक और सरंगधर। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो के रचयिता, बिसल देव रासो के रचयिता ये रहे हैं, जगनीक परमार रासो के रचयिता, और सरंगधर जो है वीर गीतों के रचयिता रहे हैं। ये प्रमुख कवि हैं।
कवियों के अलावा आदिकाल का महत्व क्या है, क्यों इसकी इंपॉर्टेंस है, मतलब हिंदी साहित्य का बीज काल कहलाता है, वीर गाथा काल है, साथ में बीज काल है। और वीरों की गाथाओं के लोकमानस को जागृत किया है, जैसे युद्धों का चरित्र, युद्धों के बारे में ऐसा बताया गया कि वो सामने हो रहे हैं। तो मतलब इतने अच्छे सुंदर तरीके से जो है इसके बारे में बताया गया, तो इसका महत्व बहुत ज्यादा है। भारत के प्राचीन संस्कृत लोक परंपरा और मूल्यों को अभिव्यक्त किया गया है इसमें। इसके अलावा आदिकाल की आलोचना भी की गई है। ठीक है, आलोचना भी इसकी हुई है, तो इसमें वो बताया गया है कि इसकी भाषा जो है सरल नहीं है, मुश्किल है। अतिशयोक्ति मतलब बढ़ा चढ़ा के बातें बहुत ज्यादा बताई गई हैं, ये भी एक आलोचना हो गई इसकी। साहित्य में स्त्री को केवल वीर प्रेरक दिखाया गया है, ऐसा बताया गया कि वो वीर प्रेरक थी, जैसे राजा उनको जीत कर लाते थे, भोग विलास के लिए वो रहती थी, तो इसीलिए यहाँ पे इसकी भी एक आलोचना कर दी गई है। और धार्मिकता और नैतिकता की परिधि में ही विषय सीमित थे। धार्मिक और नैतिक में सरकमफ्रेंस में ही एक चीज थी जो चली हुई थी, वहां तक वो लिमिटेड थे, ज्यादा उसके बाहर नहीं जा पाए थे, तो ये इसकी आलोचना की गई थी। तो इस तरह से ये क्लास काफी इंपॉर्टेंट है, सारी क्लास आपने पढ़नी है। जैसे मैंने पहले आपको एलटी टेट और एलटी कमीशन के बारे में बताया कि हमारे बैच जो है शुरू हो रहे हैं, तो अगर आप हमारे न्यू लाइव ऑनलाइन कोचिंग बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमें 8894592402 पे कॉल या व्हाट्सएप करें। साथ में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें।